Hi Amol, good evening. I hope I am audible and there is no background noise at my side. Yes, you are on. Okay, No all right. We background. will wait. We will wait for let's say 2, 3 more minutes, and then we will start. Actually, my today's plan is a like whatever the assumption regarding this statistics wala part in terms of the complexity and criticalness. So I will take a few moment on it and will make sure कि जो भी डर है वो निकल जाएगा स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्योंकि कैसे ना रॉन्ग वे से अगर उसको परसेप्शन में जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स तो इज वेरी वास्ट एंड like as per the previous session I found कि there were some kind of like ओके ठीक। कलनेस लास्ट सेशन में लग रहा था तो एक उसका जो ओवरऑल आइडिया है आई विल टेक लाइक आई विल गो विद दैट एंड देन वी विल अगेन like recover the things what we shall recover. So all right, we will wait for 2 more minutes and we will start. Yeah, 2 or 3 more minutes. Yeah. All right, we can start. Let others join. They will join, and anyway, they will be accessing the recording of this session. So let me confirm, like I'm audible, the screen is visible, and the meeting is being recorded. All right, guys. So like in the last session, we were learning about the test from the inferential statistics, and that is something ki it was uh, creating some, let's say, maybe the criticalness and complexity of the like of the statistics, and it will like the reason कि if we understand the purpose then for sure वो हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा अगर उसका ओवरऑल जनरल उसका सार और पर्पस अगर हमको समझ गया ना तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. Okay, and then for today's session now I will try to make it easy, even like what we have covered in our last session, the t test z test, easy way say I will explain. And why we are doing that, that is important. Projects if where if we we're not understand it involved. in an easy way In na. particular, like AEM, they're doing a bunch of things to. So all right, so let me start and see. दिस ये जो भी आपको दिख रहा है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. आई एम जस्ट टेकिंग अ रिकैप ऑफ लाइक जस्ट हमको बार बार ऐसे रिपीट और रिवीजन आप देखोगे तो हो सकता है कि यू विल अगेन रिकॉल द थिंग्स कि हमने क्या क्या कवर किया था. बेस थ्योरम हमने देखा था एंड देन वी वेर at this part of performing the test, statistical test, because we are learning the inferential statistics. ठीक है, तो let's discuss more on that part. I hope I'm audible because there is some internet disconnection. I hope I'm audible. ओके. सो फार हमने जो देखा अभी तक, हमने स्टैटिस्टिक्स का जो टर्मिनोलॉजीज है, कंसेप्ट्स है, की कंसेप्ट्स, उसको काफी हद तक अंडरस्टैंड भी किया.
एंड आई होप कि उसमें काफी सारी चीजें अगर आप फिर से रिपीट करोगे इसी वीडियो को, इसी रिकॉर्डिंग को, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट इज नॉट नीडेड। द सेकंड थिंग इज, व्हेन वी स्टार्टेड, हमने जब स्टार्ट किया, दो चीजें हमने देखी स्टैटिस्टिक्स में होते हैं, दो चीजें। वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में दो चीजें, वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विच वी हैव सीन, मीन मोड मीडियन, जो भी हमने देखा कि जो डेटा है अपना उसको सिर्फ डिस्क्राइब करो। हाँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसको डिस्क्राइब करो कि डेटा क्या है, कैसा है, बैलेंस्ड है, हम इनबैलेंस्ड है, व्हाट इज द शेप। ठीक है, वो सब हमने देखा। एंड इवन लाइक सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमने देखा। उसके बाद हमने देखा ये मीन मोड मीडियन, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस, ये सब टर्मिनोलॉजीज हमने अंडरस्टैंड की। एंड आई होप कि आप फिर से रिपीट उसको रिपीट देखोगे ना, तो काफी हद तक आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। नाउ वी आर इन द इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फरेंस मतलब क्या? चलो डेटा तो हमने देख लिया था, दैट इज ओके, डेटा का डिस्ट्रीब्यूट, डेटा को हमने समझ लिया। अभी इन्फरेंसेस, वाई इन्फरेंसेस? तो इन्फरेंसेस हम इसलिए देख रहे हैं बिकॉज अल्टीमेटली क्या होने वाला है, मशीन लर्निंग मॉडल वो भी क्या करने वाला है, इन्फरेंस प्रोड्यूस करने वाला है। राइट, वो जो भी देगा आउटपुट रिस्पांस मॉडल का, जो जो भी मॉडल में इनपुट डेटा जाएगा वो उसका आउटपुट देगा हमको, जो भी देगा वो चीज सब इन्फरेंस रहने वाला है, फर्स्ट थिंग। तो जब भी हम इस डेटा को एक्सप्लोर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हेन वी से इन्फरेंस, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, कि जो भी अपना डेटा है उस डेटा को लेके वी विल मेक सम हाइपोथेसिस, सम अजम्पशंस। जो भी डेटा है, उस डेटा के जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी हमको डेटा मिला है, उस डेटा को हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में समझ लिया। नाउ समझने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस पे इन्फरेंसेस लिख रहे हैं, मतलब हाइपोथेसिस। ठीक है, एच जीरो एच नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये हमने मतलब एग्जांपल लेके इसको देखा भी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अजम्पशंस, हम इस डेटा पे अजम्पशंस बना रहे हैं। तो अजम्पशंस क्यों बना रहे हैं? बिकॉज आई हैव जस्ट मेंशन कि आवर मॉडल विल बी अल्टीमेटली डूइंग द सेम थिंग। तो हम जस्ट उस वे से एक्सप्लोर करने का उसको कोशिश कर रहे हैं। तो भाई अजम्पशंस तो बेस्ड ऑन दिस डेटा, लेट से हमने कुछ अजम्पशंस, कुछ स्टेटमेंट बना दिए। ठीक है, लेकिन अगर उसको बना दिया, उन स्टेटमेंट्स को, उन अजम्पशंस को हमने लिख डाला, बट उनको वेरीफाई भी तो करना होगा ना। जो भी हमने लिखा है, जो भी हमने अज्यूम किया है, उसको वेरीफाई करना होगा कि कितने हद तक वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बस ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस ही हमको ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की ओर लेके जाता है। जो कि फिर उसमें क्या है, फिर चलो कुछ तो प्रोसेस होगी भाई, इन्फरेंशियल मतलब ये सब कर रहे हैं हम, ये प्रोसेस में जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव देख लिया, फिर इन्फरेंशियल में डेटा मिला, फिर डेटा पे हम कुछ तो गेस कर रहे हैं, कुछ तो एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, अजम्पशन कर रहे हैं, हाइपोथेसिस लगा रहे हैं। तो उसको वेरिफिकेशन के लिए ये सब मेथड है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये इसके लिए कुछ तो एक स्टेप्स या वी कैन से मेथड्स होगी। और वो मेथड्स क्या है, फिर यही वाली टी टेस्ट। ठीक है, नाम से ऐसा लगता है बट इट इज वेरी इजी गाइस। एंड माय टुडेस पर्पस इज कि मैं इसको इतना इजी कर दूंगा आपके सामने कि वो जो हमने लास्ट वाले सेशन में जो आपको लग रहा था उतना कुछ दिक्कत है ही नहीं। बिकॉज एट द एंड आपको वो कोड लिखना ही नहीं पड़ता जो मैं यस्टरडे लिख रहा था। बिकॉज दैट इज ऑलरेडी लाइक वो रेडीमेड कोड रहता है, सिर्फ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके आपको देना होता है। और ये चीज भी आपको नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी मशीन लर्निंग मॉडल्स हम सीखेंगे ना, उनके एल्गोरिदम में ये ऑलरेडी लिख के रखा है, एल्गोरिदम में, कोडिंग में ये लिख के रखा है। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं कि भाई टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है, एनोवा क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, ये सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहे हैं। कि वो लाइक जैसे मैंने बोला कि हमने कुछ हाइपोथेसिस बोल दिया, हमने कुछ अजम्पशंस बोल दिए, लेकिन उसको वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा ना कि सही में जो बोला है वो सही करेक्ट है या रॉन्ग है। तो उसके लिए क्या है, कुछ मेथड्स है, ये जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है, एनोवा एंड काई स्क्वायर टेस्ट, ये जो मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हम बोलते हैं। और जैसे मैंने बोला कि ये सब कोडिंग लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये सब जो भी अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इनके बारे में, वो सब लिखा रहेगा एल्गोरिदम में, मशीन लर्निंग के। एंड इवन यू डोंट हैव टू राइट द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, आपको सिर्फ वो एल्गोरिदम समझने हैं। ठीक है, वो कब, जब हम मशीन लर्निंग पे जाएंगे तो आई विल एक्सप्लेन इट इन अ प्रॉपर वे। बट अभी के लिए इन पे फोकस करो, जो आपको आपके मतलब जो भी आपका कंसिडरेशन, आपने जो परसेप्शन बना लिया होगा कि यार ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट थोड़े मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं। और इतने इजी वे से मैं एक एक को एकदम इजी वे से बता देता हूँ आपको। ठीक है, और देन इसका यूज क्या है, पर्पस क्या है, और ये क्यों लगता है, तो मैंने बता दिया। अभी एक एक टेस्ट हम एक्सप्लोर करेंगे थ्योरेटिकली फिर से। ठीक है, क्योंकि मैंने कल कोडिंग लिया थोड़ा सा, फिर कोडिंग में क्या हो रहा था, जो मतलब मैं अन्य से वो ज्यादा डीप में जाके फिर ये करना पड़ेगा, वो जरूरत नहीं है। सिर्फ अंडरस्टैंड कर लो तो काफी हो गया आपके लिए। ठीक है, बिकॉज आई नो कि कितने हद तक इसका यूज होता है। ठीक है,
ओके, तो वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करेंगे टी टेस्ट, जो हमने ऑलरेडी थोड़ा कल के सेशन में डिस्कस भी किया है। ओके, आप रिकॉर्डिंग को जब रिविजिट करोगे तो कल का और आज का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके ये टी टेस्ट और जेड टेस्ट आपको समझ जाएगा। उसके बाद हम आज का जो है एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और काई स्क्वायर टेक्स्ट इसको देखेंगे एंड कोरिलेशंस को देखेंगे। ओके गाइस, सो लेट मी मूव अहेड फ्रॉम दिस एंड लेट मी डिस्कस अबाउट द टी टेस्ट। तो टी टेस्ट में हमने, 1 सेकेंड, आई एम जस्ट ओपनिंग ये वाला एक्सेल ड्रॉ में ओपन करता हूँ और वहां पे हम टी टेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, एकदम इजी वे से अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने पर्पस बोल दिया आपको, पर्पस एकदम क्लियर है। क्यों कर रहे हैं ये सब टेस्टिंग, कि इन्फरेंसेस कुछ तो बता दिए थे हमने, इन्फरेंसेस कुछ स्टेटमेंट निकाल दिए, उन स्टेटमेंट को सिर्फ हम चेक कर रहे हैं भाई कि वो सही है या गलत है बस। स्टेटमेंट कैसे बनाए थे, हाइपोथेसिस थे। एक था रिजेक्शन वाला, मतलब नल, पूरा अपोजिट वाला, और एक था अल्टरनेटिव जो कि एक एग्री करेगा, ये रहेगा तो ये नॉट लगा के उसका एक अजम्पशन बनाएगा जो भी स्टेटमेंट। ठीक है, तो टी टेस्ट में क्या होता है, जैसे मैंने बोला टी टेस्ट दो टाइप की रहेगी, एक रहेगा टू टेल्ड, और उसको वो टेल भी निकाल के दिखाया था, और एक रहेगा वन टेल। तो वन टेल टेस्ट मतलब क्या, कि एक एक अजम्पशंस रहेगा, जैसे हाइपोथेसिस रहेगा। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया है हमने कल उसका एग्जांपल भी मशीन को लेके देखा था, मशीन का प्रोडक्टेबिलिटी, और उसके लिए फिर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ये डिफरेंस क्या है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला तो ये रहेगा टू टेल, मतलब दोनों कंडीशन जहां पे म्यू जो मीन है, सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन, बस पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन जब नॉट इक्वल टू रहेंगे, ठीक है, नॉट इक्वल टू रहेंगे, इसका मतलब क्या है, टू टेल रहेगी, बस इतना ही आप समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट, टी टेस्ट क्यों यूज करते हैं, अगर सैंपल की साइज 30 से लेस है तो हम टी टेस्ट करेंगे, नहीं तो अगर ज्यादा है तो डायरेक्टली चले जाएंगे जेड जेड टेस्ट। इतना है, एकदम इजी। और हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने बोला था कि भाई प्रोबेबिलिटी जो भी रहेगी अपनी, प्रोबेबिलिटी का क्या है फंडा, कि जीरो मतलब ये इसका टोटल, ये जो एरिया अंडर कर्व इसका टोटल जो एडिशन है प्रोबेबिलिटी का, वो हमेशा इज इक्वल टू वन रहेगा। ठीक है, वन रहेगा इन द सेंस क्या, कि वो वही लेस देन 30, सॉरी, लेस देन 30 है वो स्टैंडर्ड इसका एडिशन डिफाइन ही इस, है ना? हेलो, हेलो, वो लेस देन 30 है वो स्टैंडर्ड डिफाइन ही है ना, या हम हाँ, लोग यस ऐसा? यस, दैट इज स्टैंडर्ड डिफाइन, लेट मी रेज द वॉइस ऑफ माय सिस्टम। हाँ यस, वो स्टैंडर्ड डिफाइन है। जब भी मतलब अगर आप किसी से डिस्कस करोगे या कोई आपको पूछेगा कि भाई टी टेस्ट व्हेन इट इज यूज, तो यू कैन डायरेक्टली से कि उसका सैंपल का जो साइज रहेगा वो लेस देन इक्वल टू 30 रहेगा, देन वी विल बी यूजिंग द टी टेस्ट। ठीक है, और ये जो प्रोबेबिलिटी का जो कैलकुलेशन है, मतलब हो सकता है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 पॉइंट कहीं पे आ गई, किसी की लेट से 35, सॉरी 32 या 35 जो भी, किसी की आ गई फिर 0 पॉइंट, ये सबका टोटल जो भी आएगा वो आएगा वन। ठीक है, तो हम जब भी देखते हैं ना ये वाली चीज देखते हैं हम। ठीक है, ये वाली चीज मतलब क्या, कि अगर जो हाइपोथेसिस हमने स्टेट किया है ना, उसका अगर पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अगर ऐसे किधर तो फॉल करता है, मतलब क्या, ऐसे 0.05 से क्या लेस, मतलब ऑब्वियसली वो इस रीजन में या इस रीजन में फॉल करेगा, बराबर, इस रीजन में नहीं फॉल करेगा कहीं पे भी। तो इसका मतलब क्या, अगर ऐसा इस साइड में ऐसा कोने में आ रहा है ना, तो उसको ये डायरेक्ट जो अपना नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट मार दो, रिजेक्ट मार दो, और स्टेटमेंट जो है आपका उसमें आप बोल दो कि भाई दो चीजें, हाँ एक क्या है, रिजेक्ट, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस मतलब जो हमने नॉट लगा के जो स्टेटमेंट बताया उसको रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और दूसरा होता है फेल टू रिजेक्ट। आप समझ रहे हो, दूसरा होता है फेल टू रिजेक्ट। तो इसमें डिफरेंस क्या है, हम ये यहाँ पे रिजेक्ट और एक्सेप्ट तो नहीं बोले ना, एक्सेप्ट नहीं बोले, हमने क्या बोला, फेल टू रिजेक्ट। मतलब क्या, फेल टू रिजेक्ट मतलब वही कि भाई रिजेक्ट अगर करेंगे तो ऑब्वियसली ये 0.05 से, या एक एक ये भी रहता है 0.01 बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, इससे लेस है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दो। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब वो यहाँ कहाँ पे वो पी वैल्यू फॉल कर रही है, उसका मतलब क्या, फेल टू रिजेक्ट, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, बस इतना है। थ्योरेटिकली इसका इसका एक मीनिंग समझ लो कि हाइपोथेसिस को हम कैसे, किस बेसिस पे और किस कंडीशन के बेसिस पे रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज एज आई सेड कि ये सब कोडिंग, ये सब चीजें ऑलरेडी एल्गोरिदम में लिख के रखी है, जस्ट वी आर एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट। ये हो गया अभी, चलो टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया। जेड टेस्ट का कब, अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन रहेगी 30 से, तो डायरेक्ट जाओ आप जेड टेस्ट पे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाली चीज पे, वो है अपना काई स्क्वायर टेक्स्ट, ये काई काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट क्यों आती है, तो हमने जो देखा टी टेस्ट जेड टेस्ट, इसमें क्या है, दो ग्रुप रहेंगे, वो दो क्लासिफिकेशन रहेगा, दो मतलब ये लाइक वन 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 वेरिएबल एनालिसिस पे जो हम कैटेगरी का जो देख रहे हैं, ओके क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो वन वे से रहेगा। लेकिन अगर मल्टीपल कैटेगरीज आ गई तो
तो फिर उसमें ये टी टेस्ट काम नहीं करता, तो हम तो आता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट, बस इतना ही डिफरेंस है काई स्क्वायर टेस्ट का आने का। ठीक है, वो क्यों आता, फिर वो ये काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं उस वाले केस में। एंड आई विल टेक अ एग्जांपल ऑफ दिस। मैं एक प्रॉपर एक एग्जांपल दूंगा जहां पे आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे इसको काई स्क्वायर टेस्ट को हमने चेक किया। बिकॉज ग्रुप भी रहते हैं, फिर ग्रुप वाइज कंसिडरेशन होता है, मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों को मिला के कुछ परसेप्शंस। क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है, ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं, फिर से मैं वही बात आपको बताना चाहता हूँ। टेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा था, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी देख लिया, मीन मोड मीडियन। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो भी डेटा है उसके बेसिस पे व्हाट एवर द स्टेटमेंट्स विच वी आर मेकिंग ना, उस स्टेटमेंट्स को वो कितने हद तक सही है या गलत है उसको वेरीफाई करने के लिए वी आर डूइंग दिस टेस्ट। ये टेस्ट, और तब जाके हम एक कंक्लूड कर पाएंगे कि भाई रिजेक्ट कर रहे हैं हाइपोथेसिस को या एक्सेप्ट कर लाइक सॉरी फेल टू रिजेक्ट कर रहे हैं, बस इतना आप समझ जाओ। ठीक है, और देन आता है एनोवा। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है एनोवा। तो हमने देखो वेरिएंस इसके बारे में हमने देख लिया है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या था, जैसे मैंने बोला था भाई डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, उसका स्क्वायर होता है, फिर उसका स्क्वायर रूट में समेशन जो करते हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए करते हैं हम उसका स्क्वायर रूट, बट दिस इज द स्क्वायर ऑफ दोज किसके, के आपका जो है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व। ये देखो आप, ये समझो आप, एक्सपेक्टेड मतलब ये वैल्यू एक्सपेक्ट थी, और जो डेटा में है वो ऑब्जर्व वैल्यू है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का स्क्वायर करके हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वेरिएंस तो कैलकुलेट कर लिया, मतलब ये डिफरेंस क्यों करते हैं वो भी चीज मैं आपको बता। देखो कैसा है ना, डिफरेंस इसलिए कैलकुलेट करते हैं बिकॉज एज अ ह्यूमन वी कैन डिफरेंशिएट, बट मशीन को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो दैट इज नथिंग बट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द डिफरेंस। तो दो पॉइंट के डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका x1 x2 y1 y2, उसका फिर माइनस निकाला, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर, वो एक फॉर्मूला है। तो ये डिस्टेंस से ही तो पता चलता है ना हमको, क्या पता चलता है कि भाई इन दोनों का कितना को रिलेशन है, कितना को रिलेशन है एक दूसरे से। ये मैं डेटा पॉइंट की बात कर रहा हूं, मतलब वही अपना जो पूरा डेटा रहेगा ना, ये डेटा के रिकॉर्ड्स, तो उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है, कितना रिलेशन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उस रिलेशन को, मतलब ये जो एनोवा रहेगा वो क्या करेगा, कुछ अजम्पशंस, कुछ स्टेटमेंट बनाएगा उन डेटा पॉइंट्स को लेके कि भाई ये फीचर्स, डेटा में ये फीचर्स कितने हद तक एक दूसरे पे डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए जो भी हम हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है, फिर से एक बार बोलता हूं कि एनोवा कब यूज करते हैं, जब भी अपना डेटा रहेगा, डेटा पे जो फीचर्स रहेंगे उन फीचर्स को हम आगे लेके जाते हैं मशीन लर्निंग के लिए। तो ये फीचर्स में कौन से फीचर्स हमको लेने चाहिए ताकि हमारा मशीन का जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो अच्छे से सीखेगा, तो उसके लिए है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एंड वो वेरिएंस में स्टेटमेंट क्या करते हैं हम कि भाई ये दो फीचर्स एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये नल हाइपोथेसिस बोलता है कि वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, या हम बोलते हैं डिपेंडेंट है, नहीं डिपेंडेंट है, तो फिर उसको प्रूव करने की ये जो मेथड है उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो थ्योरेटिकली इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड गाइस, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम इजी इजी वाला पार्ट है ये, कि टी टेस्ट जेड टेस्ट उसके बाद काइक्रो टेस्ट और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इसका पर्पस अगर आपको पता चल गया तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड आई होप कि आप इस रिकॉर्डिंग को फिर से 2-3 बार देखो, तो ये जो डर है ना आपका कि यार ये स्टैटिस्टिक्स में ये कैलकुलेशन मैथमेटिक्स, डोंट वरी, जरूरत नहीं है डरने की, बिकॉज दिस इज जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं हम, ये टेस्ट क्यों यूज हो रहे हैं। ओके, इसका पर्पस अगर आपको पता चल गया है तो इसका डर भी निकल जाएगा कि इतना क्रिटिकल नहीं। सेकंड थिंग हाउ वाला पार्ट, तो आपको कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं इसके लिए। ठीक है, आपको कुछ भी कोड लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, जब आप एज अ डेटा एनालिस्ट, आप जब डेटा को इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के वे से आप एक्सप्लोर करोगे ना, तब कोड, सिंटैक्स एंड कोड तो अवेलेबल है ना गाइस। सिर्फ आपको पर्पस पता चल गया कि भाई डेटा को हम एनोवा टेस्ट और अपना काई स्क्वायर स्टेक्स बेस्ड ऑन द डेटा, डेटा जो भी अपना डेटा है उसके बेसिस पे ये यूज कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम कुछ तो एक ये अपना कंक्लूजन निकाल रहे हैं, बस। और कंक्लूजन निकालिए, और ये मतलब ये जो डेटा है वो क्या, किस वे से एक दूसरे से उसके फीचर्स रिलेटेड है, मतलब उनका कोरिलेशन। ठीक है, ये फंक्शन आप याद रखें, क्योंकि हम ईडीए में जब देखेंगे तो कोरिलेशन से हमको इस वाले फंक्शन से काफी आइडिया आ जाती है कि कितने हद तक ये फीचर्स डेटा के ये जो कॉलम्स है ये रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, एंड दैट्स द थिंग गाइस कि ये जो भी एनालिसिस ये जो था, ये दिस फेल लाइक, ये किसके अंडर आता है, ये आता है डेटा एनालिसिस के अंडर। ठीक है, डेटा एनालिसिस के अंदर आता है जो हम देख रहे थे।
ठीक है, डेटा एनालिसिस। और डेटा एनालिसिस मतलब वही, जो डेटा जो भी रहेगा उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसके बारे में ये सब अप्लाई कीजिए टेस्ट। ठीक है, अभी आते हैं फिर से अपने वाले पीपीटी पे। ये अप्लाई करने के बाद डेटा किसको हैंड ओवर करना रहता है क्या? नहीं नहीं, ये डेटा आपको हैंडओवर, मतलब ओके ठीक है। तो चलो, आपके पास डेटा आया, फिर डेटा हाँ पे आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज कर लिया, मेन मोड मीडियन हाँ वाला। हाँ उसके बाद आपने इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज कर लिया। इसके लिए हाँ आपको कोडिंग के फॉर्मेट वगैरह सब मिल जाएगी, पर्पस पता होना चाहिए। ये होने के बाद है ना, आप कुछ कंक्लूजन निकालते हो इसमें से। कंक्लूजन हाँ क्या क्या हो सकते हैं कि भाई, ये जो फीचर नंबर जो 14 था, कॉलम नंबर 14, हाँ उसका पूरे इसमें कुछ यूज ही नहीं है, तो इसको हाँ ड्रॉप कर दो, निकाल दो इसको। हाँ। उसके बाद F1 और जो F6 था ना, तो ये हम्म। दोनों काफी हद तक कुछ तो डेटा में बहुत अच्छे रिलेशन बता रहे हैं, जिससे मशीन को काफी हद तक सीखने को मिलने वाला है। तो इन फीचर्स को आप कैरी ऑन करोगे। तो ये हो गया आपका डेटा जो आपने लिया। ठीक है, अभी इस डेटा को किसी को पास करना, इन द सेंस, लेट्स से इफ यू आर एज डेटा एनालिसिस एनालिस्ट, तो इसको आपको पास करना होगा मशीन लर्निंग इंजीनियर को। मशीन लर्निंग इंजीनियर को, बिकॉज द मशीन लर्निंग इंजीनियर विल यूज दिस डेटा टू ट्रेन टू ट्रेन द मशीन लर्निंग मॉडल ऑन दिस डेटा। ठीक है, तो इस डेटा पे वो ट्रेन करेगा मशीन लर्निंग के मॉडल्स को, ताकि मॉडल इस डेटा को समझ पाए और जो भी नया डेटा आएगा उसके बारे में ये प्रिडिक्शन दे पाए। तो आपको, मतलब ये तो आप ही करोगे, बिकॉज वी आर वॉट एवर वी आर लर्निंग, दिस इज द एंटायर जर्नी। तो जैसे ही हम अपने जो नेक्स्ट सेशन आएंगे उसमें ईडीए वगैरह ये सब करेंगे ना, ये सब होने के बाद वही डेटा को हम, मतलब क्या क्या आएगा, प्री प्रोसेसिंग आएगा डेटा का तो उसके। डेटा एनालिस्ट वालों का काम इधर ही खत्म हो जाता है कि उनको डेटा देने के। यस यस, करेक्ट करेक्ट ओके, फिर वो करेक्ट मशीन लर्निंग डेवलपर है, वो डेटा को ट्रेन करते हैं, मॉडल करते करेक्ट करेक्ट। तो डेटा एनालिसिस आपको क्या क्या करेंगे, पहले तो उसका डेटा का एनालिसिस करके आपको ये जो कंक्लूजन मैंने बताया ना, ऐसे एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट में आगे की जो भी टीम रहेगी उनको देंगे कि भाई ये हमने देखा। उसके बाद उनका काम क्या क्या आता है, बहुत सारे ग्राफ्स रहते हैं, कोरिलेशंस ग्राफ ये रहता है, पेयर प्लॉट रहते हैं, उससे ना काफी हद तक, मतलब एक रिपोर्टिंग डैशबोर्ड जैसा वो बनाते हैं। काफी हद तक हमको डेटा का आइडिया आ जाता है कि डेटा किस वे से, और हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हम फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले डेटा पे। तो फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर इसको वेरीफाई करके, अगर मशीन लर्निंग इंजीनियर फाइंड्स के भाई इन दिस डेटा ना देयर आर डिस्क्रिपेंसीज, कुछ तो प्रॉब्लम्स है, डिस्क्रिपेंसीज है, ओके, तो ही विल अगेन रीच टू डेटा एनालिस्ट। फिर डेटा एनालिस्ट उस पे जो भी डिस्क्रिपेंसीज उनका डिस्कशन होगा, उस पे वो काम करेगा, फिर से वो प्री प्रोसेस करके वो इसको देगा मशीन लर्निंग वाले को। मशीन लर्निंग वाला जो भी है, फिर वो मॉडल का जिसको नॉलेज अच्छे से है, कौन इस वाले डेटा पे कौन सा वाला मॉडल यूज करना है। हाँ, इट विल बी टोटली डिपेंड ऑन दिस मशीन लर्निंग इंजीनियर, बट he should have the fundamental knowledge of each and everything whatever the machine learning models he is going to implement। तो उसके बाद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह वो सब चीजें हैं। ठीक है, तो द थिंग इज, और जो हमारी जर्नी, तो हम ये सब सीखने ही वाले हैं, डेटा एनालिसिस भी सीखेंगे, मशीन लर्निंग का भी सीखेंगे, एआई का जो है, एआई इंजीनियर के जो पार्ट है आगे जाके, न्यूरॉन्स वगैरह वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो इसका पर्पस क्लियर है गाइज। ये जो टेस्ट जो हम देख रहे थे, जो हमको लग रहा है कि यार ये मतलब कुछ नहीं, जैसे मैंने बोला आपको, फिर से इसको रिपीट करना, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सम, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। मैं, मतलब मैंने सोचा कल कि यार कोडिंग पे एक एक लाइन लिख रहा हूँ, तो मे बी ऐसा होता है कि तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लग रही है, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि यार इतना टफ है, इतना डिफिकल्ट है। नो वरीज गाइस, कुछ भी टफ नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। एंड एज आई सेड कि दिस इज प्रोसेस, मतलब ये एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर में भी आपको ये काम नहीं आएगा, ये डेटा एनालिस्ट को आएगा। ही विल डू दिस रिपोर्टिंग एंड ही विल डू दिस थिंग्स, बट एटलीस्ट आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। मे बी आप टीम में अगर डेटा एनालिस्ट के साथ डिस्कस कर रहे हो, और वो अगर कुछ बोलेगा आपको इसके बारे में, एंड देन इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया, तो वो भी नहीं चलेगा। तो दैट्स व्हाई आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एटलीस्ट कि क्या होता है, कैसे होता है, ये जो चीज बोल रहा है एनोवा, तो उसके मतलब क्या पर्पज है, एनोवा ये क्यों यूज किया, इसने टी टेस्ट क्यों नहीं यूज किया। तो ये सब आपको जस्ट एक अंडरस्टैंड होना चाहिए, उस लिए हम ये टेक केयर कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल एंड ओके। सो दिस इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एज आई सेड, एंड दिस इज द एक एकदम सिंपल वाला एग्जांपल आपके सामने रखा है। जैसे मैंने बोला कि अगर जैसे भी क्लासेस बढ़ने लगते हैं, ठीक है, देन वी थिंक एंड देन वी डिसाइड कि भाई उनमें क्या क्या को रिलेशंस है, एंड व्हाट इज द वेरिएंस चेंजेस इन दिस वैल्यूज। ठीक है, तो ये ऐसे समझो, कुछ मेथड थी, मेथड इन द सेंस कोई टॉपिक था, कोई सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट में एक ही मैथ्स का कुछ सॉल्यूशन का कुछ मेथड थे, अलग अलग अलग। और उस मेथड में, और मैं, आप ऐसे कंसिडर करो कि 10 आउट ऑफ लाइक देर आर सम एग्जाम, लाइक एग्जाम बेसिस पे चल स्कोरिंग कैलकुलेट किया है। मेथड ए का एग्जाम आउट ऑफ 10, मेथड बी और मेथड सी, ऐसे।
ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो व्हाट आपको क्या क्या दिख रहा है, ये सब फिगर्स डेटा में दिए हुए थे। फिर व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड द मीन। तो ये सब इनका अगर मीन कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 8.7। ये मेथड बी का सबका टोटल करके मीन मतलब एवरेज कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 8.6, और इसका आपको मिलेगा 8.5। अभी देखो व्हेन वी यूज द एनोवा, कि जब ऐसे ग्रुप मिलेंगे ना आपको, मल्टीपल ग्रुप में से रिलेशन उसका निकालना है, ओके, डिपेंडेंसी, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे कुछ डिपेंड है क्या, कुछ निकलता है क्या उसका मीनिंग, तो उसके लिए हम एनोवा यूज कर रहे हैं। ठीक है। और क्या किया लास्ट में, ये तीनों जो मीन आए ना, उनका ओवरऑल मीन निकाला, एंड दैट इज नथिंग बट 8.6। तो सी ग्रुप मीन होता है एक, और एक होता है ओवरऑल मीन। ठीक है। ये दो चीजें हो गई। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कब यूज करते हैं, जब आपको ग्रुप में वेरिएशंस निकालने होते हैं। वेरिएशंस इसलिए निकालते हैं बिकॉज यू जस्ट वांट टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस ग्रुप्स, एंड अल्टीमेटली लाइक फाइनली जो भी आपको कंक्लूड करना है, जो मतलब जो एक हाइपोथेसिस कंसीडर किया उसको प्रूव करने के लिए। सो दिस आर द सम कैलकुलेशंस। तो ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट हमने किया, मतलब ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सब आप इसको कैलकुलेशंस को देख लो कैसे किया है। तो ये जो है वेरिएशन का जो स्क्वायर का जो फॉर्मूला बताया था, दैट इज द सेम थिंग। सी 8.7 माइनस 8.6 मतलब 8.7 माइनस 8.6, ये दो ग्रुप में जो इसका है, ओके, ग्रुप मीन 8.7 8.6 उसका कैलकुलेशन। उसके बाद और ये 10 क्यों किया है, तो वी हैव द 10 एंट्रीज। ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द ग्रुप वेरिएशन। डोंट वरी अबाउट द फॉर्मूला, ये हमने ग्रुप वेरिएशन कैलकुलेट किया, और उसका जो भी आया ग्रुप वेरिएशन बिटवीन ग्रुप, दो होते हैं, एक होता है विद इन द ग्रुप, और एक होता है बिटवीन द ग्रुप। तो विद इन द ग्रुप से आप ऐसे कंसिडर करो, देखो इंट्रा कॉलेजेस और इंटर कॉलेजेस के मैचेस होते हैं। तो इंटर कॉलेजेस मतलब क्या भाई, दो अलग अलग कॉलेजेस के मैचेस हैं। और इंट्रा कॉलेज मतलब क्या, कि एक ही कॉलेज में इंटरनल मैचेस चल रही है। ठीक है। तो सेम वे विद इन द ग्रुप एंड बिटवीन द ग्रुप। ठीक है। तो ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विद इन द ग्रुप वेरिएशन, एंड यस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्या है। ये एक्स क्या है, दैट इज नथिंग बट द सैंपल मीन, और उसको समेशन किया है, दैट इज नथिंग बट आवर वेरिएशन का जो हमने फर्स्ट सेशन में जो वेरिएंस का जो फॉर्मूला देखा था, इट इज द सेम फॉर्मूला। ठीक है guys? तो देखो क्या क्या किया, जैसे मैंने बोला मेथड ए पे अप्लाई किया ये वेरिएशन का फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू जो आई अपनी 6.6। ठीक है। मेथड बी पे अप्लाई किया, फाइनल वैल्यू आई 10.6। मेथड सी पे अप्लाई किया, फाइनल वैल्यू आई 10.6। ठीक है। 10.9 एंड 10.6। तो इनका क्या किया, फिर से समेशन किया। समेशन करने के बाद हमको जो मिला वो होता है अपना विद इन द ग्रुप वेरिएशन। तीनों का जो टोटल किया उसको आया विद इन द ग्रुप वेरिएशन। ये एक मेथोडोलॉजी है। ठीक है। आप जस्ट इसको गो थ्रू कीजिए कि एनोवा में ये होता है, एंड दिस इज ऑलरेडी डन यूजिंग द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आपको सिर्फ फंक्शन कॉल करना है बस, लेकिन इंटरनली कोडिंग में, पाइथन की कोडिंग में ऐसा होता है। ठीक है। एंड दिस फंक्शन इज ऑल्सो यूटिलाइज इन द एल्गोरिथम। ठीक है। तो आई होप कि जितना आपको यहाँ पे समझ मतलब ये जस्ट कैलकुलेशन गाइस, हाँ, जस्ट कैलकुलेशन कैलकुलेशन किया है किसका, तो वेरिएशन का एंड देन मीन का। बस ये डेटा था, ऑब्जर्वेशन। ये स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा डिटेल में करते हो लोग ये सब, कैलकुलेटर लेके फिर सब करके, बट वी आर हियर टू जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या कर रहे हैं, एंड उस पर फिर ज्यादा एक क्रिटिकल वे से मत जाओ, एकदम इजी वे से समझो। ठीक है। ओके। तो नाउ सी यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे दो चीजें देख रहे हैं। जैसे हमने देखा वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप एंड वेरिएंस विद इन द ग्रुप। तो एक यहाँ पे दोनों टर्मिनोलॉजीज है, एक मतलब एफ क्रिटिकल स्टैट होता है, फ्रैक्टल फ्रैक्टल बोलते हैं उसको, एफ इज फॉर फ्रैक्टल। ओके। एंड एक एक होता है फ्रैक्टल स्टैटिस्टिक्स, और एक होता है फ्रैक्टल क्रिटिकल वैल्यू, और उसका जो फॉर्मूला है गाइस, और ये कंडीशन है, अगर आपको फ्रैक्टल क्रिटिकल वाला वैल्यू फ्रैक्टल स्टैट से अगर ज्यादा आ जाए तो आप सीधे सीधे रिजेक्ट कर दो हाइपोथेसिस को। अगर ये मतलब ये कंडीशन, जैसे हमने ये अपने टी टेस्ट में देखा ना, जो कंडीशन था 0.5, यहाँ पे ये कंडीशन है। ठीक है। ये कंडीशन है, ये अगर मिलता है तो आप सीधे सीधे फेल टू रिजेक्ट, या इसी मैंने अगर कुछ गलत स्टेट किया तो फेल टू रिजेक्ट मतलब क्या, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, सॉरी, नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करो। लेकिन एक्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फेल टू रिजेक्ट, मतलब जो हाइपोथेसिस था वो करेक्ट था, इसका मतलब। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भाई जो हाइपोथेसिस हमने डिफाइन किया उसको रिजेक्ट कर दो। ये एक जस्ट फॉर्मूला है, ये दिस इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड एंड डन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम शोइंग इट हियर। तो 0.2 डिवाइड बाय 20, ये 28 हमने कैलकुलेट किया है लास्ट पीपीटी में वेरिएशन। और ये जो कैलकुलेट किया ये था आपका बिटवीन द ग्रुप, राइट, विद इन द ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप। ठीक है। और इसका जो टोटल आया 0.0071, और ये एफ क्रिटिकल जो आया, तो
डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है गाइस? कुछ नहीं होता, एकदम इजी वाला है। अगर आपको कुछ डेटा दिया है ना, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये होती है रोज, मतलब उसको आर बोलते हैं, और ये होते हैं आपके कॉलम, उसको बोलते हैं सी। ठीक है, तो क्या करते हैं, 1 - आर, उसके बाद प्लस, यहाँ पे ये ऐसा करो, R - 1, उसके बाद प्लस C - 1, इसका एडिशन जो भी आएगा दैट इज योर नथिंग बट योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये सब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद इसी नंबर ऑफ सैंपल्स 3 - 1, और ये आया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ठीक है, डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिनोमिनेटर कैलकुलेट किया है, दैट इज द फॉर्मूला। कैलकुलेट किया, और उसके बाद एट द एंड क्या मिला आपने को? एट द एंड मिला ये 3.35 आफ्टर दिस कैलकुलेशन, एंड देन ये वाली कंडीशन उसमें सेटिस्फाई हुई, दैट इज नथिंग बट ये एनालिसिस ऑफ वेरियस में फ्रैक्टल क्रिटिकल इज ग्रेटर देन स्टैट, तो फ्रैक्टल क्रिटिकल ग्रेटर देन स्टैट ये सेटिस्फाई हुआ, एंड वी फेल टू रिजेक्ट, मतलब क्या, हमने नल हाइपोथेसिस जो स्टेट किया था तो उसको हमने एक्सेप्ट किया, मतलब क्या कि नल हाइपोथेसिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट जो भी उसके बारे में लिखा था। तो ये ऐसा इंटरनली उसका काम चलता है। ये कंडीशंस जो कि पाइथन कोड में ऑलरेडी लिख के रखी है कोडिंग में, ये जस्ट एक फंक्शन को हम पास करते हैं डेटा की वैल्यूज, एंड देन वी गेट द डायरेक्ट अपना आंसर कि भाई जो भी है रिजेक्ट किया या आपको एक्सेप्ट किया, और ये फिगर्स हमको मिल जाते हैं। और इवन हमको फिगर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी टेकन केयर इन द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इंटरनली इसको आइडेंटिफाई करके, इसी को लर्न करके, इस वे से कौन से इसको वेरिएंस को लर्न करना है वो लर्न करके आपको डायरेक्ट इन्फरेंसेस देना शुरू कर देता है। तो फिर आप बोलोगे फिर हमारा काम क्या है फिर मशीन लर्निंग? तो आपको क्या, आपका काम ये रहेगा, जो भी एल्गोरिदम्स जो हम सीखने वाले समझने वाले, उनमें होते हैं पैरामीटर्स, उनमें होते हैं पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स का फाइन ट्यूनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसकी जो फाइन ट्यूनिंग होती है ना, वो फाइन ट्यूनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर वो फाइन ट्यूनिंग आप करते हो, बट फाइन ट्यूनिंग करने के लिए ना आपको इसका बेसिक और फंडामेंटल पता होना चाहिए, अदरवाइज वो पैरामीटर आप कितने भी देते बैठोगे वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएगा। तो दैट्स द रीजन वी आर जस्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग गाइस। ठीक है, तो आई होप कि इसमें जितना भी आपको समझा होगा, इट्स ओके, डोंट वरी, आप सिर्फ उसको रिपीट करो इसको, आप धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत समझ जाएगा कि व्हाट इज बीइंग डन इन दिस पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड ऑल। काई स्क्वायर टेस्ट, ओके, कोरिलेशन को देखेंगे, बट जो हमारा, जैसे मैंने बोला कि इसके ऊपर एक एग्जांपल मैं आपको फिर से एक इजी वे से बताऊंगा, तो आपको फिर से एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड दिस वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें आप समझिए, इसको आप देखिए काई स्क्वायर टेस्ट को। ठीक है, इन दिस काई स्क्वायर टेस्ट वी हैव दिस डेटा। ओके, डेटा में क्या क्या है, मेल है, फीमेल है, दैट इज यू कैन कंसिडर कि भाई जेंडर है। ठीक है, और उनका जो किसी पर्टिकुलर चीज का मे बी ये हो सकता है कि भाई किसी ने कुछ मूवीज देखे, या फिर एक ग्रुप ऑफ जो भी पॉपुलेशन थी हमारी, इन्होंने कुछ लेट से कुछ पोस्ट थी, वो पोस्ट पे इन्होंने लाइक डिसलाइक दिए, तो इस काइंड का डेटा आप अंडरस्टैंड करो कि ये एक डेटा है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें, मतलब जो हम अभी स्टेप बाय स्टेप काई स्क्वायर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एकदम स्टेप बाय एकदम इजीली, ये तो इजी टू अंडरस्टैंड कि भाई मेल फीमेल का डेटा है, एंड उनका कुछ इवेंट है लाइक अनलाइक डिसलाइक वाला, और उनकी टोटल यहाँ पे दी है। तो ये कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे हमने वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का एक देखा था, हाँ, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक टेबल देखा था, एकदम इजी वाला पार्ट। इनकी टोटल करोगे तो 50-50 है, यहाँ से टोटल करोगे तो ये 40 है। ठीक है, 40-60, एंड दोनों की मतलब फाइनल टोटल है 100। तो पहले तो स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोला कि ये डेटा इसका है, लेट्स से कि मूवी लाइक डिसलाइक, या आपकी पोस्ट लाइक डिसलाइक, कुछ भी कंसिडर करो। नल हाइपोथेसिस पहला जो स्टेट करते हैं, ठीक है, जेंडर एंड प्रेफरेंस आर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे बिकॉज एज आई सेड कि भाई काई टेस्ट, ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसमें हम क्या करते हैं, रिलेशन पता करते हैं, रिलेशन पता करते हैं इन वालों का जो भी डेटा हमको दिया है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम, जेंडर, ये जेंडर था, एंड प्रेफरेंसेस, ये प्रेफरेंसेस थे, उनको लाइक डिसलाइक आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या कि भाई अगर मेल है तो मेल लाइक करेंगे, और फीमेल है तो डिसलाइक करेंगे, ऐसा एक जनरल उसका ये है क्या, एक अंडरस्टैंडिंग है। तो हमने क्या किया, नल हाइपोथेसिस डिक्लेयर किया कि जेंडर एंड प्रेफरेंसेस आर, मतलब इनका जो रिलेशन है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे को, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मेल है तो लाइक करेगा और जेंडर है तो ऐसा कुछ नहीं, फीमेल है तो डिसलाइक करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जेंडर एंड प्रेफरेंस आर इंडिपेंडेंट, दिस इज वन नल हाइपोथेसिस। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है फिर, जेंडर एंड प्रेफरेंसेस आर एसोसिएटेड, मतलब क्या कि जो स्टेटमेंट अभी जो बोला था कि अगर मेल है तो वो होपफुली, मतलब ये चांसेस है वो लाइक करेगा, अगर फीमेल है तो चांसेस है वो डिसलाइक करेगी, व्हाट एवर द कंटेंट, पोस्ट में अगर कुछ
कुछ भी कंटेंट दिया होगा तो फीमेल उसको वो पसंद नहीं करेगी। ये एक अजम्पशन था, ये वाला एक्चुअल अल्टरनेटिव था। और फिर हमने क्या किया, नल हाइपोथेसिस बनाया कि भाई जेंडर एंड प्रेफरेंस इंडिपेंडेंट है, मतलब ऐसा कोई उसका रिलेशन नहीं। ठीक है। देन सेकंड स्टेप क्या करते हैं हम, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं, हमारे पास क्या क्या है, लाइक का डेटा है, डिसलाइक का डेटा है, बराबर। तो व्हाट वी हैव डन, टोटल कितने थे, इनका टोटल जो बनता है, तो हम वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी काइंड ऑफ थिंग और कैलकुलेशन। तो व्हाट वी हैव डन 50, ठीक है, मेल में कितना है 50, ओके। एंड 50 मल्टीप्लाई बाय, हम किसका देख रहे हैं अभी, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द लाइक एंड डिसलाइक। तो अगर लाइक का देख रहे हैं तो व्हाट इज द फिगर फॉर लाइक, लाइक के लिए क्या है मेल के लिए और फीमेल के लिए, लेट्स सी। मेल के लिए है 50 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100 विच इज नथिंग बट 20। और मेल के लिए डिसलाइक की जो है टोटल, टोटल क्या, रो टोटल, ये रो टोटल देख रहे हैं आप, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ सब दिया है गाइस, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज ओवर हियर। हाँ, एंड वी आर कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसीज। हाँ, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम देख रहे हैं और डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल कर रहे हैं, एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसीज वी हैव गॉट, एंड दीज फ्रीक्वेंसीज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दिस रो टोटल और कॉलम टोटल। बिकॉज ये रो और कॉलम जैसे हमने देखा ना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सेम थी। तो कंप्यूट काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स में हम क्या कंप्यूट करते हैं, जैसे मैंने बोला कि दीज आर द ऑब्जर्व और दीज आर द एक्सपेक्टेड, ठीक है, और उसका समेशन करेंगे, दैट विल बी योर, दैट विल बी योर वेरियंस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वेरियंस का हमारा फॉर्मूला है, उसमें डाला। सो ये डालने के बाद ये आया, ठीक है, एंड ये आने के बाद ये कैलकुलेशन है। तो टोटल जो फाइनल जो इसका आउटकम है, हम इसका अल्टीमेटली क्या करते हैं, समेशन। ठीक है, ठीक है, ये जस्ट अंडरस्टैंड गाइस, एज मैं वापस वापस बोल रहा हूँ कि आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या होता है बैकएंड में ये समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये काई स्क्वायर टेस्ट कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। और ये इसलिए वर्क कर, मतलब इसलिए हम देख रहे हैं कि बिकॉज नाउ वी आर क्या देख रहे हैं, मेल फीमेल, उसके बाद लाइक डिसलाइक, तो उनकी जो डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी उसके बारे में हम काई स्क्वायर टेस्ट को इंप्लीमेंट करके वी आर जस्ट मेकिंग मेकिंग द फाइनल थिंग। और फाइनल थिंग हमारी क्या है कि जो हमने इसके बेसिस पे जो इन्फरेंस, जो अजम्पशन लिखा है, वो अजम्पशन कितने हद तक एग्री करना है या नहीं एग्री करना है, उसके लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, कैलकुलेशंस। ठीक है, ओके। देन गुरु के ये ऑब्जर्व वाला जो है 30 20 10 40 ये अपने को ऊपर से मिला है ना, सॉरी यस अप्रूव यस से। यस, या फ्रॉम दिस टेबल, या यस यस, और these ये are the स्ट्रिप्ट वाला values. जो अपन ने Yeah, कैलकुलेट किया है। correct, correct. Yes, 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 yes. Male like, male dislike, female like, and female dislike. So these figures are coming from the this data what we have observed. Okay, what we have observed. Yes. Okay. So O and E are the same figures what you are observing from here. Okay. And just ये इनका कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको ये O और E मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन क्या करते हैं, हम टोटल करते हैं उसकी काई स्क्वायर वैल्यूज को, टोटल करके जो मिला हमको, बिकॉज ये फॉर्मूला बताता है समेशन का, तो समेशन मतलब टोटल, और टोटल करने के बाद हमको मिला ये वाला चीज, वो फाइनली आया 16.66। मतलब क्या, फिर जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो बोला था मैंने, रो रो -1 इंटू कॉलम -1, ये इंटू था, ओके, ये इंटू था, मैंने शायद मैं एडिशन बोल दिया था। ओके, तो रो कितने हैं, तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये भी आपको डायरेक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब दिखती है। ठीक है, बट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक टर्मिनोलॉजी है गाइस, जब हम किसी टेबुलर डेटा पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसकी एक्सपांशन का जो डिग्री होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड दैट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, कि उसने रो और कॉलम है उसमें से एक एक माइनस करो और जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट विल बी योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो कंपेयर विथ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ पी, तो पी का वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो गाइज पी का वैल्यू, तो इसमें हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया है, बिकॉज वी नो कि हम सिग्निफिकेंस लेवल पे दो चीजें, जैसे कि 0.05 या ज्यादा ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफिकल्ट है तो 0.01 तक हम कंसिडर करते हैं, बट एक स्टैंडर्ड वे से 0.05 ये हमारा होता है पी वैल्यू। और हमारा जो कैलकुलेटेड जो आया आफ्टर दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जो क्रिटिकल वैल्यू आया दैट इज नथिंग बट दिस विच इज नियर अबाउट 3.81 आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। ठीक है, ओके, क्रिटिकल वैल्यू, हाँ, क्रिटिकल वैल्यू का एक ये है, बट एनीवे सी, हम यहाँ पे अपने को टोटल का जो टेस्ट का जो वैल्यू है ना वो मिल गया है 16.16 दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आवर किसका, ये क्रिटिकल वैल्यू, और इवन ग्रेटर देन आवर पी वैल्यू, जो पी वैल्यू हमारा था ना प्रोबेबिलिटी उसके उससे ग्रेटर है। तो ग्रेटर है इसका मतलब क्या, अगर ग्रेटर है मतलब क्या, वो इसमें फॉल नहीं कर रहा है,
इसका मतलब हमको जो नल हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर लेस रहता 0.05 से लेस रहता, मतलब क्या रहता फिर, वो प्रोबेबिलिटी के केस में ना यहाँ पे कहीं पे फॉल करता वो वैल्यू, एंड यहाँ पे आता है, इसका मतलब हम क्या करते उसको रिजेक्ट निकाल देते, जरूरत नहीं उसको कंसिडर करने की। बट the value which we are getting, which is that is falling somewhere here, and that's why we are rejecting the null hypothesis, or like sorry, we are accepting, okay, we reject the null hypothesis। ठीक है, वही fail to reject and reject, ठीक है। significance level, critical value, and the critical value which is coming, that is nothing but 3.84। that critical value is when compared with our calculated value, okay, so calculated value is greater than 3.841, and that's why we are rejecting the null hypothesis। ठीक है, तो इसमें थोड़ा और अगर डीप में जाएंगे ना, तो इसका रिलेशन होता है अपने 0.05 वाले केस में। एक्चुअली इसके लिए गाइस एक टेबल होता है, मतलब काई स्क्वायर का भी आप नेट पे देखोगे ना, एक टेबल होता है, और उस टेबल में जाके ना आपका आपका ऐसा एक कॉमन, यहाँ से इसकी वैल्यू और यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के ना एक कॉमन आती है, उस कॉमन वैल्यू के बेसिस पे ये होता है, ये चीज कैलकुलेट होता है, एंड दैट इज कंपेयर विद 0.05, और उसके बेसिस पे आप बोलते हो कि भाई रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट करना है। तो दैट इज वेरी, मतलब उसको बहुत आप देखोगे इसके लिए टेबल होता है, टेबल में आप कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा इसका वैल्यूएशन क्या आता है, और उसके बेसिस पे यू डिसाइड कि आपको रिजेक्ट करना है, मतलब यही वाला कंडीशन के साथ कंपेयर करके। तो एंड आई होप कि वो टेबल वेबल आपने को जरूरत नहीं देखने की, दैट इज अवेलेबल ऑन नेट। बट जो स्टैटिस्टिक्स के बंदे रहते हैं उनके पास ये एक पर्ची रहती है, मतलब एक किताब ही रहती है, उस किताब में वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं इन वैल्यूज को, और जो कॉमन जो सेल है उसके वैल्यू लेके कंपेयर करके फिर बाद में बोलते हैं कि भाई क्या किया हमने हाइपोथेसिस। एंड एज आई सेड कि वी डोंट हैव टू गो देयर, बिकॉज ओवरऑल हमने समझ लिया कि कैसे होता है काई स्क्वायर। एंड काई स्क्वायर का पर्पस इतना ही है कि भाई रिलेशन पता कीजिए, रिलेशन रिलेशन इन रिलेशन विद द फीचर्स, विद द फीचर्स एंड विद द गिवन डेटा। तो वो फीचर्स के साथ और गिवन डेटा का जो अपना बन रहा है उसके साथ रिलेशन फाइंड कीजिए, मतलब ये डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी कितनी है वो देखिए, और तब जाके जो भी आपने अजम्पशंस निकाले थे उसके उसको सिर्फ उस अजम्पशंस को ट्रू और फॉल्स में कंसिडर कीजिए, एंड देन वी आर डन टू। बट एज आई सेड कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रखो, देर आर दिस थिंग्स आर फॉलोड एक्चुअली। एंड एज आई सेड कि वन मोर थिंग कि डेटा एनालिस्ट जो रहते हैं वो ज्यादा इस पे आपको देंगे, ये सब चीजें करके रिपोर्ट में जनरेट करके फाइनल कंक्लूजन आपको निकाल के देंगे। ठीक है, एंड ये उसका एक मतलब जो चीज हमने यहाँ पे थियोरेटिकली देखा ना, उसके लिए ये कोड है, और ये कोड ये सब चीजें करता है जो हमने डिस्कस किया अभी। तो उसमें ये रेडीमेड लाइब्रेरीज है, वो रेडीमेड लाइब्रेरीज, इवन दिस डेटा विल बी योर एक्चुअल डेटा फ्रॉम लाइक डिसलाइक, बट अभी उसके लिए नहीं था तो हमने यहाँ पे एक जनरेट करके छोड़ दिया, और उसके बाद ये सब कैलकुलेट होके आया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन। उसने जो वैल्यूज दे दिए, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देख रहे थे ना, वो वैल्यू देने के बाद ये आपका अल्फा वैल्यू और पी वैल्यू कंपेयर होता है, जैसे मैंने आपको बोला वो टेबल से कैलकुलेट करके, एंड देन वी सी कि भाई वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये है गाइस, इसमें थोड़ा सा फिगर ये 16 वाला 15 हो गया, तो ये बिकॉज ऑफ दिस वैल्यूज दैट इज लाइक, ये आप समझ लेना कि वैल्यूज यहाँ पे बहुत कम है, आप वैल्यूज बढ़ा भी सकते हो मैट्रिक्स लेके, बट द पर्पस के किस वे से ये सब होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको ये रिटर्न करता है फंक्शन, और ये फंक्शन सब वही काम करता है जो हमने ये सब कैलकुलेशन देखे, ये सब अंडरस्टैंड किए, और आपको इसका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज डायरेक्ट ये फंक्शन यूज करोगे और आपको डायरेक्ट जो भी है वो वैल्यूज मिल जाएगी, एंड उस वैल्यूज से मतलब आपको इन द सेंस डेटा एनालिस्ट को, एंड देन डेटा एनालिस्ट विल कंक्लूड और रिपोर्ट दिस। उसके बाद ये भी बहुत इजीली हो जाता है, अभी देर आर टूल्स कि डायरेक्ट इसको यूज करो, टूल्स में डायरेक्ट रिप्रेजेंट होके एक चार्ट बना के रिपोर्ट बना के मिल जाता है। बट जैसे मैंने बोला कि ये जस्ट बैकग्राउंड में क्या होता है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा एक ग्लिम्स, एक अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास किया, और थोड़ा इजी वे से समझने का कोशिश किया, जितना समझा उतना ठीक है। और आपको सभी लोग जो करते हैं, हाँ हाँ, सभी लोग जो चीज मतलब ये जो चीज पे करते हैं वो सभी यही लाइब्रेरी यूज करते हैं, या कोई दूसरी भी कोई नहीं लाइब्रेरी नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं। दूसरे लाइब्रेरी से देर भी आर होता है? या इन ये स्टैटिस्टिक्स के जो है ना बहुत सारी लाइब्रेरीज है, देर आर, बट या जनरली ये काई स्क्वायर टेस्ट के लिए दिस इज द प्रेफर्ड लाइब्रेरी वेयर यू जस्ट हैव टू पुट द योर ऑब्जर्वेशंस एंड यू विल गेट द लाइक इन रिटर्न यू विल गेट दिस। अच्छा, इसमें ये कोडिंग का जो ये लाइन है इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बिकॉज क्या होता है पाइथन का ये एक फीचर है कि आप ये पाइथन का फंक्शन है ना, ये आपको जितने चाहे उतने पैरामीटर्स रिटर्न में कॉमा हम्म। सेपरेटेड दे सकता है, और जितने ये देगा उतने यहाँ पे कैप्चर हो जाते हैं। तो दिस इज द सिंटैक्स गाइस,
यहाँ पे अगर लेट मी चेक कि ये ओपन हो रहा है कि नहीं। इसमें हम्म, इसमें जो ये जो अल्फा है, वो अल्फा को हमने 0.05 से असाइन किया हुआ है क्या? मतलब वो हाँ दिख नहीं ये रहा है बराबर से। स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड बेस या अल्फा। ओके, और पी की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट की है यस, फ्रॉम काइट टू कंटीजेंसी फंक्शन से, है ना? करेक्ट करेक्ट, पी वैल्यू इज कैलकुलेटेड वैल्यू या। एंड ये कहाँ से, वो जो मैंने टेबल बताया ना, एक पर्ची रहती है, फिर पर्ची में ये क्रॉस चेक होता है, ये कॉलम और ये रो, और उसको देख हम्म। के फिर ऐसी वैल्यू मिलती है। दैट दैट वैल्यू वी कंपेयर विद पी एक्चुअली, एंड देन वी से के आर वी लाइक, मतलब ये कॉलेज में होता था, ये प्रोफेसर लोग जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे ना बच्चों को, तो बच्चे वो हम्म। एक पर्ची लेके साथ में घूमते थे कॉलेज डेज में, और उसमें वो क्रॉस चेक करते थे, ये क्रिटिकल वैल्यू और ये सब टेबल में देखते थे, और बोलते थे कि हाँ ये 0.05 से कम आया ज्यादा है तो भाई फेल टू रिजेक्ट, सॉरी एक्सेप्ट द, लाइक रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो वो वाला चीज है ये। और जो और काई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है उसमें 16 पॉइंट समथिंग है, राइट? हाँ हाँ, उसमें 16 पॉइंट समथिंग है, बिकॉज ये जो डेटा यहाँ पे बना है ना, दैट डेटा इज नॉट द कंप्लीट डेटा विच वी हैव सीन, बट एक ग्लिम्स, एक आइडिया देने के लिए, ओके, गॉट एक इट। जस्ट एक या ऑब्जर्वेशन के ऐसा होगा, एंड ऐसा रहता है, बट या यू कैन फ्रेम दिस अकॉर्डिंगली टू व्हाट एवर द डेटा वी हैव, देन यू कैन पास इट, सो दैट काइंड। बट जनरली ये करना ही नहीं पड़ेगा आपको, जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा था कि भाई टेस्ट क्या होते हैं, और जब भी ये इसके बारे में जब भी डेटा साइंस में पढ़ाते हैं ना, तो आई एज लाइक सो फार व्हाट आई नो, क्या करते हैं, इसको थ्योरेटिकल बता देते हैं कि भाई इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में दीज आर द टेस्ट, और उसमें बता देते हैं कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, एनालिसिस ऑफ वेरियंस ये वाली चीज करता है काय स्क्वायर, एंड मतलब जस्ट एक ग्लिम्स और आइडिया देने के लिए ये थोड़ा सा मैं एडिशनल बताया, क्योंकि देखो एट द एंड ये इसके थ्रू तो हमको निकलना है, ऐसे ही थ्योरेटिकल निकलने से बेटर है कि भाई थोड़ा देख के और थोड़ा सा देख के, जो भी देख लिया आज उतना काफी है, थोड़ा माइंड में रखने के लिए, उसके बाद तो आगे ही बढ़ना है ऐसा। देन ये कॉन्फिडेंस इंटरवल गाइस, तो जैसे सिग्निफिकेंस लेवल हमने देखा था, एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल नथिंग बट द रेंज ऑफ एस्टिमेशन, कि रियली जो भी वैल्यू हमारी आ रही है, इज इट फॉलिंग अंडर द कॉन्फिडेंस इंटरवल, एंड बेस्ड ऑन दैट इंटरवल रेंज हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है उसको। ओके, ये बहुत मतलब ये एक गुड थिंग है जिसको हम देखेंगे कि कोरिलेशन एंड कॉजेशन, दिस इज लाइक गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाई, बिकॉज जब हम एज अ ईडीए में जाएंगे ना, तो कोरिलेशन करके एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन हमको बताता है कि फीचर्स की, मतलब देखो ये जो हमने देखे ये ट्रेडिशनल मेथड थे जो कैलकुलेट करके हमको बताते हैं कोरिलेशन कितना है क्या है, बट ये जो है ना, ये अभी अचीव होता है एक सिंपल एक कोरिलेशन करके एक फंक्शन आता है, तो आप समझ जाओ मतलब ऐसा था। और दैट्स वाई कि ऐसा कुछ नहीं कि भाई ये ट्रेडिशनली हमको यूज करना है, मतलब इफ यू अंडरस्टैंड ना, हमने क्या देखा, ये सब इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के पार्ट देखे, जैसे कि टी टेस्ट हमने देखा, जेड टेस्ट हमने देखा, उसके बाद हमने देखा काई स्क्वायर टेस्ट देखा, एनोवा देखा, एंड उसी के साथ आता है कोरिलेशन। ये कोरिलेशन ही बहुत सारी चीजें हमको बता देता है, जो भी अजम्पशन करनी, जो भी चीजें करनी, एंड दिस फंक्शन इज वेरी गुड। तो ऑन टॉप ऑफ दिस थिंग्स ना, दिस फंक्शन इज यूज्ड, एंड विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन व्हाट इट गिव्स टू अस, एंड दैट्स व्हाई हम हमारा जो ईडी है उसमें इस पे ज्यादा प्रैक्टिकली यूज करके, इस पे ज्यादा फोकस करके हम हमारे जो डिसीजन है, जो भी कंक्लूजन है वो बताएंगे, कोरिलेशन फंक्शन, एंड विच इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट एक्चुअली। तो दैट इज वन थिंग। बट या कोरिलेशन और कॉजेशन क्या होता है, एक वी हैव टाइम, लाइक हमारे पास अभी भी 10 मिनट है, एंड देन नेक्स्ट 5 मिनट तो समझ लेते हैं। तो कोरिलेशन एकदम इजी वाला थिंग क्या, कि रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन जो अगर रहता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, देन वी कॉल कोरिलेशन। मतलब क्या, अगर आपको पता होगा हमने प्रोपोर्शन देखा है, देखो प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन, ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कैसे कि अगर अगर मतलब जनरल या ये एक जैसे रूल जैसा है कि भाई अगर कोई बंदे रनिंग में उतर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिसका वेट कम है ना, उसका मतलब एक जनरल है कि वो उसका स्पीड ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो मोटे मोटे बंदे होते हैं। मतलब वेट वेट और ये अगर स्पीड हम देखेंगे, चलो बंदों का छोड़ दो, अगर कोई ओवरलोडेड व्हीकल है और वही व्हीकल विच इज नॉट ओवरलोडेड, तो अब आप यहाँ पे गेस कर सकते हो कि स्पीड किसका ज्यादा हो सकता है, स्पीड किसका ज्यादा हो सकता है, जिसका ओवरलोडेड नहीं है उसका स्पीड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, मतलब एक्सीलेटर जो भी देंगे सेम एक्सीलेटर दिया तो स्पीड में इसका ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू ओवरलोडेड। तो ये वेट एंड स्पीड ये क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शन। मतलब क्या, जितना ज्यादा वेट गेन मतलब बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा लोड बढ़ाएंगे, उतना ही स्पीड कम 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 होते जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द कोरिलेशन। तो इन दोनों में कोरिलेशन, ये वेट और स्पीड में कोरिलेशन क्या है, जितना, और इसको हम प्रोपोर्शन की भाषा में ऐसे ही बोलते हैं कि वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। वेट
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मतलब W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन है, फिर उसके बाद कोरिलेशन है इन द सेम मैनर। तो ये कोरिलेशन का यही है कि रिलेशनशिप एसोसिएशन, कैसा एसोसिएशन है उसमें, मतलब ये एक की वैल्यू बढ़ रही है, एक फीचर की, एक कॉलम की, एक रिलेटेड कॉलम की और डिपेंडेंट कॉलम की, तो उससे क्या इंपैक्ट हो रहा है, दूसरे कॉलम की वैल्यू कम हो रही है क्या, एंड इफ इट इज हैपनिंग देन दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो अभी यहाँ पे मैंने बोल दिया इनवर्सली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, उसके बाद मैंने बोल दिया कि एसोसिएशन है, रिलेशन, हमको जो वैल्यूज मिलती है वो ऐसी मिलती है पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मेट में। तो जब भी ये ऐसा होगा, किसी एक कॉलम में जो डेटा का जो भी उसका वैल्यू अगर बढ़ता है दूसरे का कम होता है, देन दोज टू कॉलम्स आर नेगेटिवली रिलेटेड विथ ईच अदर, एंड इफ इसका भी वैल्यू बढ़ा और इस उसी प्रोपोर्शन में इसका भी बढ़ रहा है, तो देन दीज टू कॉलम्स आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ ईच अदर एंड दैट्स व्हाई कोरिलेशन आता है। ठीक है, और कॉजेशन एक है टर्मिनोलॉजी, मतलब क्या कि भाई ठीक है कोरिलेशन तो देख लिया, लेकिन कॉज क्या है, ये होने का कॉज क्या है, तो कॉज जो मिलता है हमको दैट इज नथिंग बट द कॉजेशन। तो कॉजेशन का अगर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एग्जांपल भी है, क्या है, आइसक्रीम सेल इंक्रीज, हाँ, सो डू द नंबर ऑफ पीपल गेटिंग सनबर्न। ठीक है, हो सकता है क्या ऐसा, वी डोंट थिंक ऐसा, मतलब कुछ है उसमें, क्या है फिर देखते। ओके, बट डज आइसक्रीम कॉज सनबर्न, तो आइसक्रीम का जो सेल है उसका और सनबर्न, सनबर्न जो हो रहा है, मतलब जैसे हीट बोल सकते हैं हम, तो कुछ दोनों में कुछ रिलेशन है क्या आइसक्रीम का और हीट का, एक दूसरे से कोई ऐसा कॉजेशन नहीं है, मतलब आइसक्रीम है इसलिए हीट ज्यादा बढ़ रही है सन की, ऐसा कुछ नहीं, बट उनका रिलेशन है, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन ऐसा है कि भाई जितना भी हीट बढ़ता है, सनबर्न बढ़ता है, तो आइसक्रीम का सेल बढ़ जाता है। ठीक है, दे आर बोथ रिलेटेड बिकॉज ऑफ थर्ड फैक्टर, और वो है हॉट वेदर। तो जैसे हम जिस चीज पे फोकस कर रहे थे ना, हिडन पैटर्न फाइंड करना, मतलब ये ब्रेन का मैं बोल रहा हूँ, जब हमने फर्स्ट सेशन में जब हिडन पैटर्न्स के बारे में मैं बात कर रहा था, तो ये तो ह्यूमन ब्रेन तो कर लेगा, बट मशीन कैसे करेगा, मशीन को कैसे अंडरस्टैंड होगा, देन मशीन ट्राइज टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स प्रोग्रामेटिकली, सो दैट द वे ह्यूमन ब्रेन लर्न्स मशीन विल ऑल्सो लर्न इन द सेम वे। तो ये सब चीजें वो आइडेंटिफाई करता है कि भाई what is the then hot weather, is it another column or another feature because of which is commonly like the commonly related factor with these two। तो ऐसे वाली चीजें हम डेटा के बेसिस पे और अल्गोरिदम्स और प्रोग्रामिंग के बेसिस पे मशीन को पास करते हैं, ताकि मशीन ट्रेन मतलब क्या, वो ट्रेनिंग करेगा डेटा पे, मतलब क्या सीखेगा, तो सीखेगा मतलब उसमें कुछ अल्गोरिदम्स लिखे रहेंगे, वो अल्गोरिदम्स मतलब वो प्रोग्राम्स में ये ऐसे ऐसे लॉजिक लिखे हो रहेंगे कि ये डिपेंडेंसी, फिर उसके बाद कोरिलेशन, जो मैंने स्टेट ये कुछ रिलेशंस के बताए ना फंक्शंस, तो वो उसमें रहेंगे कोडिंग में, एंड देन उस बेसिस पे मशीन उसको समझेगा, उस डेटा को सीखेगा, और उसके बाद जो भी नया डेटा आएगा, ये जो भी सीखा है उस पे वो नया डेटा पे डालेगा, मतलब उसमें क्या हो जाएगा फिर इफ एल्स, वो जो भी कोडिंग वाला पार्ट है वो निकल जाएगा, डायरेक्ट कोडिंग ही नहीं रहेगा, जैसे हम प्रोग्राम्स लिखते हैं जरूरत नहीं, मॉडल एक बार ट्रेन हो गया, फिर वो जो भी डेटा है उसको नया डेटा आएगा, उसके बाद उसको प्रिडिक्शन देगा। और गाइस जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं ये सब चीजें आपको डिप्लॉय करके, मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करके, फिर इनपुट देके उसका कैसे प्रिडिक्शन आता है, वो सब होगा अपना। तो और आपको ज्यादा आइडिया आएगा इस सब चीजों का जो हम सीख रहे हैं। एज आई सेड कि स्टैटिस्टिक्स इज वेरी वास्ट, बहुत बड़ा है स्टैटिस्टिक्स, मतलब लोग 3-3 साल या एक्सपर्टीज के लिए एक एक पूरा साल देते हैं स्टैटिस्टिक्स, बट वॉट एवर वी आर लर्निंग अ स्टैटिस्टिक्स फॉर मशीन लर्निंग। तो हम जो भी कवर कर रहे हैं, जो भी पॉइंट, जो भी कंसेप्ट, जो सब चीजें कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन दोज पॉइंट्स ओनली विच आर इंपॉर्टेंट और विच आर रिलेटेड विथ आवर पर्पज ऑफ मशीन लर्निंग। तो सब हम, एंड दैट्स व्हाई कोरिलेशन एंड कॉजेशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट। तो आई होप ये कोरिलेशन नाउ आपको पता चला होगा कि क्या होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, चल ठीक है, मतलब देर इज वन मोर एग्जाम्पल, एंड द एग्जाम्पल ऑफ कॉजेशन देखते हैं अभी। ठीक है, ये स्लाइड थोड़ा बड़ा करता हूँ अगर आपको छोटा दिख रहा होगा स्क्रीन तो। ठीक है, तो कॉजेशन मीन्स वन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ अदर। हमने इवेंट्स के बारे में देखा था, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और उसके हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। फॉर एग्जांपल फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जैसे कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ और टीवी देख रहा हूँ, तो दिस टू इवेंट्स इंडिपेंडेंटली आई एम डूइंग, तो दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, कि जो एक दूसरे पे डिपेंड है। ओके, तो लाइक टॉस, जो कॉइन अपना डाइस और कॉइन टॉस। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट का वर्ड आया, इसलिए मैंने आपको रिकॉल करके बताया। अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप,
ठीक है। तो इसमें क्या है कॉजेशन में, कॉजेशन मीन्स वन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ अदर, मतलब दो इवेंट है तो एक एक इवेंट का जो भी आउटकम आ रहा है वो दूसरा इवेंट है। एग्जांपल, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, तो स्मोकिंग इज द वन इवेंट, ओके, एंड व्हाट इज द कॉज, तो उसकी वजह से लंग कैंसर हो रहा है, दैट इज वन स्टेटमेंट, ओके। एग्जांपल, इन दिस केस द स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस दैट वन एक्शन स्मोकिंग डायरेक्टली लीड्स, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो कोरिलेशन है, टू स्पेसिफिक आउटकम लंग कैंसर, ठीक है। तो दिस इज द कॉजेशन, तो कॉजेशन वाला ये वर्ड है दैट इज यूज्ड इन आवर दिस, मतलब ये यूज होता है एक्चुअली जब हम इसको इन्फरेंसेस जब देखेंगे ना मशीन के, तो उस टाइम पे। तो गाइस प्रोबेबिलिटी फंक्शंस इज वन पार्ट विच इज द पार्ट, जैसे मैंने बोला कि हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग के लिए जो स्टैटिस्टिक्स लगने वाला है, तो उसमें से जो जो लगने वाला है उसकी चीजें, तो हमने प्रोबेबिलिटी तो देख लिया, देख लिया हमने प्रोबेबिलिटी क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटीज के जो वैल्यूज है उनका उनका डेटा में डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, किस वे से वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं प्रोबेबिलिटीज, तो उसका जो हम पढ़ेंगे ना डिस्ट्रीब्यूशन वाला जितना भी चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज नथिंग बट पीडीएफ, ठीक है। तो इसको लेके मेरे पास एक जुपिटर नोटबुक है, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव मतलब क्या, वही वाला सबको मिला के क्यूमुलेटिव मतलब फ्रीक्वेंसी जो बोलते हैं ना, सबका एडिशन करके जो डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, कि वही जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है सब सब यूनिफॉर्म है, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस एक्स वैल्यूज, ठीक है। तो वो हम सब देखेंगे, वो हम सब सब देखेंगे, इसको समझेंगे। आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स विद द एग्जांपल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग बाय यूजिंग द जुपिटर नोटबुक। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द पार्ट जो हमको लगने वाला था, हम हमारा खत्म हो जाएगा जो स्टैटिस्टिक्स जो लगने वाला था, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि ये जो टर्मिनोलॉजी है यूज होगी आगे जाके, इवन ईडीए में भी यूज होगी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी का, उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए। बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई डेटा, इफ दैट डेटा इज नॉट इन अ प्रॉपर शेप, तो इस डेटा को नॉर्मलाइज शेप बनाने के लिए देर आर सम मेथड्स, स्टैंडर्ड स्केलर है, नॉर्मलाइजेशन है, तो वो स्टैंडर्ड स्केलर नॉर्मलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शंस कैसे यूज होता है, और डेटा को हम कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, और नॉर्मलाइज क्यों करते हैं डेटा को, बिकॉज बिकॉज गाइज हम अगर ऐसा रो डेटा और ऐसा नॉट नॉर्मलाइज डेटा अगर मशीन को देंगे ना, तो ऑब्वियसली मशीन का जो लर्निंग जो है वो ठीक से नहीं होगा, और अगर वो लर्निंग ठीक से नहीं हुआ तो उसका आउटकम और एक्यूरेसी भी कम आएगी, ठीक है ना। मतलब सेम सेम वे जैसे हम अपने खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, अगर कुछ एग्जाम का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी बुक है, जो भी स्टडी है, जो भी नोट्स है, नोट्स अगर हमने प्रॉपर एक प्रॉपर नोट्स निकाल के प्रॉपर डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा पे स्टडी करके देंगे, तो ऑब्वियसली हमारे मार्क्स और हमारा जो भी एग्जाम का एक्यूरेसी वो अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर ऐसे ही द डेटा विच वी हैव कलेक्टेड, तो उसमें कोई लिंकिंग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, डेटा इज नॉट मेकिंग सेंस, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट जो भी आउटकम आएगा वो, सो बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल गाइज, ये दिस थिंग्स आर यूज्ड, दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शंस आर यूज्ड, एंड एज आई सेड के इसको एक एक डेडिकेटेड सेशन लगेगा 1 घंटे का, एंड वो पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको ये सब चीजें, ठीक है। और उसके बाद हम ये इस पे हमारा ये करेंगे, कंप्लीट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। एंड द थिंग इज के अभी हमारा फॉर टाइम बीइंग नाउ, आई होप के मतलब वी हैव almost there towards the completion of this today's session. So the thing, guys, कि जैसे मैंने आपको बोला था, clear my drawings, कि just 1 second ना guys, यहाँ पे हो स्टिकर सब ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि आई हैव एग्जामिनेशन, उसके लिए वेयर इज दैट डाउनलोडेड, हाँ, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, आई एम जस्ट शोइंग यू फ्यू थिंग्स गाइस, कि मेरा 1 से लेके 8 तक आई एम गिविंग द एग्जामिनेशन ऑफ थर्ड सेमेस्टर विच इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का है, और उसका जो टाइमिंग है, तो 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक शाम को ये टाइमिंग है 7 से 9:30। एंड अभी रिसेंटली मैंने इसके जितने भी सबमिशंस थे, असाइनमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट करके दिए। तो द थिंग इज के 1 से लेके 8 तक, 8 अगस्त तक हमारा अभी थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा। तो आई होप कि आप क्या करो, ये जो टाइम मिलेगा तो उसमें हमारा जो पाइथन फॉर मशीन लर्निंग, जो भी हमारे वीडियोस जो भी रिकॉर्ड हुए हैं, इन सब जो टर्मिनोलॉजीज हमने अभी तक डिस्कस की, वो सब आप फिर से एक बार रिपीट करो, वीडियो जो रिकॉर्डेड हुए हैं उनको रिपीट करो,
और समझने की एक कोशिश करो। सी, समझने की कोशिश करो, बिकॉज द थिंग इज, ये जो टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज करो और डोंट वरी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मतलब बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से, देखो आई, मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये डिफिकल्टी है। इवन लाइक मोस्ट ऑफ द गाइस के स्टैटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट इतना डीप है और डिफिकल्ट है। तो दैट इज वन पार्ट, दैट इज वन मॉड्यूल। बट यहाँ से आगे जो भी आएगा ना, यहाँ से आगे जो भी चीज होने वाला है, उसमें गाइस आई हैव मेड श्योर कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है, जो भी कंसेप्ट है, वो एकदम इजी वे से, प्रॉपर वे से मैंने अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको हो जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा उसका नॉलेज दे पाऊँ, इतना मतलब आई हैव टेकन केयर। बट स्टैटिस्टिक्स इज द पार्ट के उसको उस लेवल की फ्रिक्वेंसी पे मैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। एंड एज आई सेड कि कितना वेटेज देना चाहिए, तो डोंट वरी अबाउट इट। इसका जो वेटेज का जो पार्ट है, मैंने जैसे बोला कि इसके रेडीमेड फंक्शंस आपको मिलेंगे। एंड दोज फंक्शन जस्ट जिक्र अगर होता है कि भाई हाँ ये वाला आया है, जैसे पीएमए फंक्शन, उसके बाद ये जो हमने स्टैटिस्टिक्स जो ऐसे अगर कोड में दिख गए आपको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये दिस इज न्यू फंक्शन फॉर मी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स द रीजन हमने थोड़े फंडामेंटल्स और बेसिक्स सीख लिए उसके। तो आई होप गाइस लाइक दिस इज क्लियर। एंड एज आई सेड कि मैं क्या करूंगा अभी, मैं थोड़े से असाइनमेंट्स डाल दूंगा, हमारा जो जी ड्राइव पे एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स का जो फोल्डर है, आई विल शेयर द असाइनमेंट्स देयर। ओके, ट्राई टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स। मुझे पता है कि भाई असाइनमेंट जब आप लोगे ना, तो फिनिश करते टाइम आपको है ना, जब उस पर काम करोगे थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा, बट यू कैन टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी की हेल्प लो, आप गूगल की हेल्प लो, जहां से भी लेना है, सिर्फ उसको कंप्लीट करो। जैसे आप कंप्लीशन की ओर जाओगे ना, तो आपके ब्रेन में और कुछ कुछ आइडिया आती जाएंगी कि भाई ये कैसा है क्या है। बिकॉज सी, पाइथन का जो फॉर मशीन लर्निंग का जो कोड है, जब आप ये वीएस कोड पे, ये एडिटर्स पे जब डालोगे और एग्जीक्यूट करोगे ना, आपका अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस और अच्छे से बिल्ड होगा। और वो करते करते ना, आप जो काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी कर रहे हो डेटा पे या जो पे, करते करते आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि भाई द वर्क विच आई एम डूइंग ऑन माई डेटा, कि हाउ एफिशिएंटली आई कैन हैंडल दैट वर्क विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे अभी यहाँ से जो सेशन आगे होंगे ना, जैसे कि ईडीए मैंने बोला, मशीन लर्निंग मैंने बोला, एंसेंबल टेक्निक्स आर देयर, देयर आर फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग, ये सब चीजें जो आने वाली है। उसके बाद एआई में हम घुसेंगे, न्यूरल नेटवर्क्स है, उसके बाद देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लर्निंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, फिर जेनेटिक एआई के जो भी अभी चल रहे हैं वो सब। तो वो तो बात का, वो तो है, वो तब जब उस लेवल तक आ जाओगे ना, तो आई एम श्योर कि आपको फिर पता चलेगा कि भाई वॉट एवर द वर्क यू आर डूइंग ना सो फार कोडिंग लेवल पे, दैट इज नॉट नीडेड। एंड ये ही पता ऑर्गेनाइजेशन को भी पता चल रहा है ये सब चीजें। एंड दैट्स वाई डेवलपर के जो थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, कि डेवलपर्स आर गेटिंग ले ऑफ, और उसके बाद काफी सारी चीजें। तो वो होने के कारण यही कि जो आप कोडिंग में जो सब चीजें करते हो ना, दैट इज इन ईच एंड एवरीथिंग इज हैंडल विद द हेल्प ऑफ ये मशीन लर्निंग एंड एआई। एंड इवन डायरेक्ट कोड जनरेट, आपने चैट जीपीटी तो देख ही लिया कि डायरेक्ट कोड भी जनरेट हो जाते हैं। तो फिर क्या बचता है, फिर अगर कोड ही जनरेट हो रहे हैं, पूरा एग्जीक्यूशन ही आ रहा है, तो फिर डेवलपर का काम ही क्या बचता है। तो दैट्स वाई द फोर्स एंड द पर्पस कि आप सब लोग माइग्रेट हो जाओ ये एआई एमएल पे, और इतना स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली माइग्रेट होना कि जब आप इस पे काम करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टर्मिनोलॉजीज और किसी भी कंसेप्ट को लेके। एंड दैट इज आवर अल्टीमेट पर्पस गाइस। एंड फॉर दैट रीजन थोड़ा हम जो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं उस पे, तो यही है उसका अल्टीमेट गोल। क्योंकि मैंने देखा है जब ओवरऑल ऐसे जस्ट रीड करके और कुछ यहाँ वहां से देख के जब लोग आते हैं ना, और जब उनको प्रॉपर डिस्कशन होता है, मतलब हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कंपनी में जो एआईएमएल पे डिस्कशन होता है, जब प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन होता है, तब कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है उन बंदों को पता नहीं। फिर बोलते बोलते फिर अंडरस्टैंड हो जाता है कि उनका नॉलेज सही में है या जस्ट इंटरव्यू में क्रैक करके आ गए। बट क्या होता है, ठीक है, वहां पे भी अंडरस्टैंड कर ले, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है ना गाइस, सो दे आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज। एंड जस्ट ये चीज आपके साथ नहीं हो इसलिए आपको असाइनमेंट पे काम करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कि आप स्ट्रांगली सर्वाइव कर पाओ। एंड फॉर श्योर मैं आपको बताता हूँ, ये सब प्रोसेस के थ्रू जाओगे ना, तो आप डेफिनेटली इजीली ट्रांसफॉर्म कर लोगे एआई के प्रोजेक्ट पे, और काम भी आपको मिलेगा, सब चीजें होगी। जस्ट बी पॉजिटिव, एंड ये आप इसको कंसिस्टेंटली करते जाओ और अटेंड करते जाओ, और ये सब बिलीव करके करते जाओ कि वॉट एवर यू आर डूइंग ना, यू आर डूइंग दिस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, और धीरे धीरे आप शिफ्ट हो जाओगे एआई में भी। गोरख, जो आपने पीडीएफ शेयर की है ना स्टैटिस्टिक की, हाँ, उसमें शायद नहीं कि लास्ट की एक दो स्लाइड्स मिसिंग है, 41 नंबर की शायद, एक सेकेंड ना। अच्छा, यहाँ पे ना, यस यस, एक्चुअली जो आपने जो शेयर की थी ना शायद हाँ, वो। ये जो चीजें है ना, इसलिए मैं वो शेयर नहीं करना चाहता था। बिकॉज क्या है ना, मैं मतलब इसमें मैं हमेशा अपग्रेडेशन और एडिशन करते जाता हूँ, कि भाई ओके ओके। ऐसा मैं क्या डालूं कि और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए और इजी वे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
तो जब जब वो उस टाइम पे प्रिपेयर किया था तो ये सब चीजें नहीं थी। लेकिन जब कल का जो सेशन मैंने देखा, मतलब लास्ट हमारा जो प्रीवियस सेशन हुआ, तो मैंने जो अप्रोच था मेरा, जो मैं कोडिंग लेवल पे जाके फिर एक एक लाइन लिख के तब जाके थोड़ा सा मुझे लगा कि यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बंदों को लग रहा है, तो फिर जरूरत मतलब अननेसेसरी आई आई वाज क्रिएटिंग दिस कॉम्प्लिकेशन ना, तो हाउ आई कैन मेक इट इजीली अंडरस्टैंडेबल, एंड फॉर दैट ओके रीजन मैंने थोड़े दो तीन चीजें ऐड कर दी कि जब भी आप बाद में इसको थोड़ा गो थ्रू करोगे तो आप तो, बट या डेफिनेटली आई विल शेयर दिस। जैसे हमारा ये खत्म हो जाएगा ना, पूरा कंफर्म हो जाएगा कि भाई यस व्हाट एवर वी हैव टेकन केयर ईच एंड एवरीथिंग, और मुझे लगेगा कि हाँ अभी ये सब हमने कर लिया है, तो आई विल शेयर अगेन, मैं रीशेयर करूंगा ये सब एंटायर पीडीएफ, ओके या ओके मतलब थैंक यू। एंटायर पीपीटी या। नेक्स्ट वीक में शायद अपने क्लासेस नहीं हो गए, राइट, जैसे आपने हाँ, बताया था। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में, यस यस, या ओके नेक्स्ट वीक में, ओके ओके अमोल, यू कैन लीव, या नेक्स्ट वीक में हमारे, एंड आई विल प्रोवाइड, लाइक मैं अपडेट दे दूंगा ग्रुप पे कि हमारा जो भी पोस्टपोन होने वाला है, या जो भी चीजें मैं अपडेट दे दूंगा कि इस ओके तारीख गौरव, से लेके इस तारीख तक हमारी क्लासेस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। या थैंक यू थैंक यू। अच्छा है, ब्लॉकचेन इज वेरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और ये अभी तो ठीक है नया है, बट आफ्टर 5 years ना, बिकॉज ब्लॉकचेन इज इंटीग्रेटेड विद द एआई, मतलब एआई और ब्लॉकचेन दोनों का एक साथ आके ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क और ऑर्गेनाइजेशन भी इस पे काफी माइग्रेट हो रहे हैं इस टेक्नोलॉजी पे, पर अभी वो नया है, बट धीरे धीरे उसका भी बहुत सारा एप्लीकेशन आने वाला है, वेब 3, इफ यू नो वेब 3, तो दैट इज वेरी गुड, मतलब ये आउटडेटेड है सब, जो हम यूआई और जो वेबसाइट देखते हैं ना, ये आउटडेटेड होने वाली है कुछ सालों में, और वेब 3 आ जाएगा, which is totally based pura based on blockchain technologies. There are so many things as learning upgradation, like lifelong journey जो है अपनी learning और upgradation करते रहना चाहिए, because there are like not only for our job and पेट के लिए, but उसका जब हम सीखते हैं तो हमको बहुत काफी उसका हेल्प होता है हमारी लाइफ इजी करने के लिए, तो या। Okay guys, so I we will meet again in our next session. I will update and I will share this recording and the document and whatever the files I will share on the like common G drive, which is थैंक यू। shared to everyone. Yeah. Thank you guys. Thanks for being here. Thanks for being consistent. All right. Thank you.